अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स can give rise to environmental consequences in terms of effects on both rivers and atmosphere. अच्छा जी, अब explain how the uncontrolled use of nitrate fertilizer can result in severe reduction in water quality in rivers. देखो इससे हमारे पास नाइट्रेट फर्टिलाइजर जब हम यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हमने डिस्कस किया होगा चैप्टर में कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं जब उनको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं तो with the irrigation these fertilizers washes away into the rivers where it leads to the abnormal growth of algae. ठीक है, when algae grows, that abnormal growth of algae is known as eutrophication. उसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट कैन नॉट एंटर इनटू द रिवर बेड, क्योंकि वो सरफेस पे एल्गी ग्रो कर जाता है तो सनलाइट नीचे नहीं जाती है। जब सनलाइट नीचे नहीं जाती है तो जो सी बेड के पास प्लांट्स होते हैं दे स्टार्ट टू डाई, एंड व्हेन दे डाई द बैक्टीरिया एक्चुअली स्टार्ट डिकम्पोजिंग देम। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया कंज्यूम्स अप द ऑक्सीजन। तो अब नीचे वाले प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि सनलाइट ही नहीं पहुंच रही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो जाती है वाटर सप्लाई में, वाटर के अंदर, तो मरीन लाइफ भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, अफेक्ट होती है। तो ये क्वेश्चन, अब इसको मैं बना के लिख देता हूँ इस आंसर को, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो सेम ही आंसर रहेगा हर बार इसका। तो ये क्या होगा, एक्सेस यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस, जी यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस लिखना है। एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रेट्स washes them, या बल्कि ना इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखो, use of fertilizers washes nitrates into nearby rivers which promotes algae या algal growth on river या on water surface this leads to eutrophication which blocks sunlight and death of plants and bacterial Aquatic life. decomposition. Sorry? Aquatic life. Yeah, bacterial decomposition reduces oxygen, which also affects aquatic life. सही है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है बट ये जूम इन जूम आउट में प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। तो जी आपको चाहो तो आप रीसेंटेंस कर लेना इन चीजों को, बस इसमें देखो मार्क्स इन चीजों पे मिलना है कि आपने लिखा कि फर्टिलाइजर्स जो है वो वॉश अवे हो रही है, पहुंच रही हैं, और एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ या यूट्रोफिकेशन हो रही है, सनलाइट ब्लॉक हो रही है, और मतलब डेथ ऑफ प्लांट, और ये सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से डिकम्पोजिशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। Explain the problems associated with the release of oxides of nitrogen in the atmosphere. Include an equation in your answer. देखो oxides of nitrogen are nitrogen dioxide. The nitrogen dioxides are
रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, तो वो एसिड रेन बनाती हैं जब पानी पे गिरता है बारिश का, ठीक है, तो एसिड रेन बनती है। तो व्हाट यू कैन राइट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन causes acid rain, क्योंकि अगर लेट्स से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वाटर जब के साथ ये कांटेक्ट में आएगी तो इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड। पहले असल में जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड दोनों बन रहे होते हैं, ठीक है। तो HNO2 एंड HNO3 हम दोनों लिखते हैं। ये इक्वेशन भी लिख सकते हो या सिर्फ नाइट्रिक एसिड की इक्वेशन लिखनी है तो उसके साथ भी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ना ऑक्सीजन भी लिखना होता है, ठीक है। इनमें से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो एंड मेक श्योर बैलेंस कर लेना इक्वेशन को। जैसे यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में नाइट्रोजन 2 है राइट पे, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गई। नीचे वाली इक्वेशन में आपका नाइट्रोजन तो सेम सेम है, हाइड्रोजन 2 है वो लेफ्ट पे 2 है राइट पे 1 है, लेकिन वहां पे अगर मैं 2 लगाऊंगा तो फिर नाइट्रोजन का इश्यू हो जाएगा। इसको हम 4 कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 लगा दो, तो नाइट्रोजन 4 और फिर यहाँ 4 लगा दो, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 9 10 11 12 बैलेंस हो गई। चलें आगे। The sulfuric acid is an important chemical with a variety of uses. It is manufactured by the contact process. The first stage of this, which involves the conversion of sulfur dioxide ores such as galena, lead sulfide into sulfur dioxide. The second stage of contact process involves the production of sulfur trioxide from sulfur dioxide. This is an exothermic process in forward direction. Reversible reaction is state the temperature usually chosen for this conversion explained in terms of reaction rate and Lee-Chatelier principle. Temperature देखो ये forward direction में exothermic, लेकिन भी हम टेम्परेचर जो है ना हाई टेम्परेचर लो लेते हैं। टेम्परेचर। नहीं, इसमें ना हमें असल में सर रेट लो ऑफ क्यों नहीं? रिएक्शन लो लेंगे तो यील्ड ज्यादा मिलेगी, वो बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी तो केटर करना है ना। जितना टेम्परेचर कम करेंगे यील्ड तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो हम जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर लेते हैं, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। यूजुअली जो हम टेम्परेचर लेते हैं ना, इट इज अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर के। आप यील्ड भी बहुत ज्यादा कम नहीं कर रहे और रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज्यादा कम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम देखो ये लिख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हाई टेम्परेचर decreases yield but increases rate of a reaction. So optimum temperature is set to get both yield and rate of reaction. सही है भाई, यही बिल्कुल सर हेबर प्रोसेस में भी ऐसा ही होता है। कुछ पूछ रहे हो? जी सर। सर 450 ज्यादा नहीं है टेम्परेचर? 450 देखो आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ज्यादा कम उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 450 ऑब्वियसली ज्यादा है। अब एक तो ऐसा भी होता है ना कि हमें एटलीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के लिए तो टेम्परेचर देना ही है, तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। अच्छा 450 टेम्परेचर बिल्कुल ज्यादा है, उसके हम कम रख के ज्यादा, हम अगर ये टेम्परेचर कम करें तो ज्यादा यील्ड तक जा सकते हैं। मतलब 250 भी अगर हम कर दें तो हमारा रिएक्शन जो हो जाता है और हम यील्ड ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन वो इतना स्लो बन रहा होता है कि वो अगर रिएक्शन ने एक दिन में होना था तो फिर वो 4 दिन में हो रहा होगा। सर लेकिन जब 450 ज्यादा टेम्परेचर तो ये फिर
How can this be exothermic? नहीं, रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है ना। लेकिन सर एक्सोथर्मिक वो दूसरे वाले चैप्टर में तो एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड होता है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, ज्यादा बैकवर्ड आएगा, फॉरवर्ड कम जाएगा। तो जब बैकवर्ड आ रहा है तो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड कम बनेगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी यील्ड कम हो जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा, यील्ड कम हो जाएगी, प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो एक्सो एंडो ये बताते हैं, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एंडो है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यील्ड कम हो जाएगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यील्ड बढ़ जाएगी। ओके सर। लेकिन अब हमें यहाँ पे टेक्निकली टेम्परेचर कम रखना चाहिए, बट प्रॉब्लम इज के टेम्परेचर कम करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो हमें टेम्परेचर यील्ड पे कॉम्प्रोमाइज करके टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जब 450 फिक्स नहीं है, 450 से 600 रेंज तक ये जा रहा होता है, तो इसके बीच में कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं। अब इससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है ना आपकी डिमांड क्या है। अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए और थोड़ा सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए तो आप जल्दी बनाना प्रेफर करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे। अगर आपको बहुत आराम से चाहिए तो आप टेम्परेचर कम रखोगे, ताकि फ्यूल कॉस्ट भी कम आए आपकी, और उससे क्या होगा कि वो आराम आराम से बन जाएगा। तो डेट डिपेंड्स ऑन द डिमांड कि आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितनी जल्दी बनाना है। यूजुअली हम लोग ये कंडीशंस लेते हैं ये ऑप्टिमम कंडीशंस है, मतलब इट्स अ परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड यील्ड। कॉम्प्रोमाइज समझते हो ना, कि हम एक फैक्टर जो है वो कम हो रहा है, एक यस। फैक्टर ज्यादा हो रहा है, बट हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। यस सर, गॉट इट। Okay, state and explain the pressure condition that would give the best rate and best yield of sulfur trioxide. अच्छा, प्रेशर का क्या मामला है? प्रेशर अगर मैं इंक्रीज। इस रिएक्शन को देखूं तो गैसियस रिएक्टेंट है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से दे विल मूव क्लोजर टुगेदर, चांसेस ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज। तो इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अच्छा, इक्विलिब्रिया की पोजीशन पे क्या शिफ्ट पड़ेगा जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितनी है? 2 मोल है 2 सर। सल्फर डाइऑक्साइड का है, 1 ऑक्सीजन का है, तो टोटल 3 मोल है। और राइट हैंड साइड पे टोटल 2 मोल है। तो इंक्रीजिंग प्रेशर विल आल्सो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो प्रेशर इंक्रीज करने से दोनों फायदे एक साथ मिल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और यील्ड भी बढ़ रही है। अनलाइक टेम्परेचर, प्रेशर इज पॉजिटिव फॉर बोथ। Increasing pressure will shift the equilibrium toward right hand side. More product means higher yield and rate of reaction will also increase. But thing is के प्रेशर बहुत ज्यादा हाई करना ना एक महंगा काम है, कॉस्टली काम। ठीक है सर जी। सर क्या आप इक्विफिकेशन वाला दोबारा दिखा सकते हैं क्वेश्चन? नहीं ठीक है सर, थैंक यू। देख लिया मरियम? यस सर। अच्छा, कहाँ पे थे? प्रेशर वाले पे। तो क्या कह रहा है? स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रेशर कंडीशन दैट वुड गिव द बेस्ट रेट एंड बेस्ट यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक्सप्लेन व्हाई दिस कंडीशन आर नॉट एक्चुअली यूज्ड। तो जितना ज्यादा हम प्रेशर रखेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम भी राइट पे जाएगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं रख रहे होते हैं उसमें। रीजन बीइंग 60 एटमॉस्फेयर बहुत हाई प्रेशर नहीं है। रीजन बीइंग के प्रेशर हाई रखने से ये दोनों काम हो तो जाएंगे, लेकिन जो उस पर कॉस्ट आनी है उतने का सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें यूज आगे यूज जो कर रहे हैं तो इतनी मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है इन शॉर्ट। तो हाई प्रेशर increases rate of reaction as
reactants are gases, so increasing pressure increases chances of successful collision, and also high pressure shifts equilibrium towards forward direction, increases yield, but using high pressure is costly, लिख लो, सही है। इकोनॉमिकली अनफीजिबल या कॉस्टली लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, in the third stage of the process, the sulfur trioxide is dissolved in 98% of sulfuric acid, followed by carefully controlled addition of water. Explain why the sulfur trioxide is not dissolved directly into water to produce sulfuric acid. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली पानी में दें ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। उसका रीजन ये होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, ये प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट या स्प्रे, जिसकी वजह से उसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सेकेंडली ये रिएक्शन जो है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक भी है। तो चलो एक्सोथर्मिक की तो खैर है, लेकिन वो जो मिस्ट प्रोड्यूस होती है ना, वो हम लोग इंडस्ट्री में अब कंटेनर की वॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट या धुएं की तरह ना यूं चिपक जाता है। फिर उसको स्क्रैप आउट करना, निकालना, फिर उसका वेट करना कि वो पूरा नीचे गिरे दोबारा कंडेंस ठंडा होके, तो उसके लिए ना वो एक तो टाइम ज्यादा लग जाता है, और ये लेबर कर भी नहीं सकती ना, क्योंकि इट्स वेरी ट्रिकी जॉब, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, कोरोसिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं। 98% सल्फ्यूरिक एसिड मींस के हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं, और थोड़ा थोड़ा साथ में पानी डाल, जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिक्स करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो पहले ओलियम बनता है H2S2O7, और फिर H2S2O7 को वाटर में डालते हैं, तो इट विल गिव अस सल्फ्यूरिक एसिड। वही जो O लेवल में आपने पढ़ा था वैसा ही है बिल्कुल। तो बिकॉज H2SO4 या sulfuric acid is formed in the form of mist, ठीक है, स्प्रे भी लिख सकते हो उसको। और राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शन विद वाटर। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, तो इट विल प्रोड्यूस ओलियम, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7, इसको हम ओलियम कहते हैं। और फर्दर दिस ओलियम व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर, तो फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है लिक्विड फॉर्म में। सही है। इक्वेशन बैलेंस, ऊपर वाली तो बैलेंस है, नीचे वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो उसको जरा देख लो। तो 2 है, 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। Next is explain why sulfur dioxide is used as an additive in some food and wines. तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो वो हाँ, वही प्रिजर्वेटिव होता है। मतलब प्रिजर्वेटिव इसलिए है क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होता है उनको रिड्यूस करा देता है।
ठीक है, तो इसको हम लोग एडिटिव, तो SO2 is a good reducing agent, so used as a food or wine preservative। ठीक है, 2 मार्क्स का है, तो ये भी आपने लिखना है कि प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, अच्छा इस पे ना आप प्रिजर्वेट रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिखा मैंने। ठीक है, मतलब ये ना इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल या एंटीऑक्सीडेंट के, वो जर्म्स को मारता है। चलें आगे। Yes, sir. Although nitrogen gas makes up about 79% of the atmosphere, does not easily form compounds। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हमें पता है एटमॉस्फेयर में, एयर जो है हमारी उसमें 79 to 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इट इज वेरी इनर्ट। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, जो नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, तो इट डज नॉट गो अबाउट रिएक्टिंग विद एनीवन। ठीक है, बट वी कैन ब्रेक दिस बॉन्ड्स, बट अंडर नॉर्मल कंडीशंस दिस बॉन्ड्स आर नॉट ब्रेकिंग। तो एयर में जो नाइट्रोजन है दैट इज इनर्ट। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन इज सो इनर्ट। तो ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन atoms in nitrogen molecules have strong triple bonds। Explain why the conditions in a car engine lead to the production of oxides and nitrogen। तो देखो गाड़ी में क्या होता है, इसकी जो इक्वेशन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो A2 तक आगे आपके साथ चलेगी। जब कंबशन होती है, कंबशन ऑफ फ्यूल इन अ कार, तो हमारे पास फ्यूल के अंदर जो ना, जो हम पेट्रोल लेते हैं वो बेसिकली पेट्रोल तो ऑक्टेन होता है, C8H18। लेकिन जब उसकी हम डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें ना उसके साथ और भी बहुत सारे हमारे पास जो है वो एडिटिव्स या कंपाउंड इसके अंदर होते हैं जो हम पूरी तरह नहीं निकाल पाते। जैसे कि सल्फर कंटेंट भी होता है अच्छा खासा, कुछ नाइट्रोजनस कंटेंट भी होता है जिसमें नाइट्रोजन होते हैं। जब आप फ्यूल जलाते हो तो रिएक्शन तो हम तो सिर्फ ये लिखते हैं ना भाई, कंबशन ऑफ फ्यूल हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें बन रही होती हैं। कुछ फ्यूल इनकम्प्लीटली कंबस्ट भी हो रही होती है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन रही होती है। कुछ बहुत ज्यादा खराब इंजन होता है तो वो सूट भी बन रहा होता है, मतलब कार्बन के सॉलिड पार्टिकल जो निकलते हैं इसको हम सूट कहते हैं। सूट टुगेदर विद एयर हमें इन द फॉर्म ऑफ स्मोक दिखता है गाड़ी में, जो गाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखता है ना, जिन गाड़ियों से दिखता है, तो वो सूट होता है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं एयर के साथ मिक्स होकर धुएं की तरह निकल रहे होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे होते हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतनी खतरनाक नहीं है क्योंकि इसने एसिड रेन करवाना है बस। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है टॉक्सिक गैस है, एनवायरमेंटल अनफ्रेंडली है, तो ये भी नहीं चाहिए बात। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ना बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक गैस है। क्यों? क्योंकि देखो एसिड रेन का तो सही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होगी तो नाइट्रस एसिड बन सकता है HNO2। लेकिन ये जो है ना इसकी एक कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी इसको क्यों कहते हैं कि ये करती क्या है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर एग्जांपल जब एयर में जाती है तो एयर में जाने के बाद ये बेसिकली, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, तो ये करती क्या है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन हैजर्डस है, टॉक्सिक गैस है। अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है ये बेसिकली यहाँ पे रुकती नहीं है, ये दोबारा जो है ना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो इसका प्रॉब्लम है ना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, ये काफी सीवियर है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से खत्म नहीं होती, अच्छे खासे वक्त तक रहती है। सही है। अच्छा, इसको हम कैटालिटिक कन्वर्टर में करते क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ हम बेसिकली जो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ना,
तो उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर का ही था ना कुछ। हाँ, बेसिकली जब गाड़ी के एग्जॉस्ट से ये गैसेस निकल रही होती हैं, तो गाड़ी के एग्जॉस्ट में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगर निकली है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकले। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसकी इतनी ना प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है और वो ग्लोबल वार्मिंग करवाती है, लेकिन इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे सबसे बड़ा नुकसान यही दे रही है, तो उसकी बात तो अलग है। अभी जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर में हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों गैसेज जो है ना आपस में खुद भी रिएक्ट हो जाती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। अभी नाइट्रोजन गैस बन गई N2, मतलब ये तो वैसे ही एयर में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये देखो नाइट्रोजन गैस तो अनहार्मफुल है ना, इसका तो कोई इशू नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, वो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म पे वो हैजर्डस है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म पे हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो एसिड ड्रेन कराएगी अगर ऐसे निकल जाएगी, और वो कैटालिटिक एक्शन भी है उसका, मजीद वो जनरेट करवाती रहेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये टॉक्सिक गैस है। तो हमें इस रिएक्शन से फायदा क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जो है ना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये कैटालिटिक कन्वर्टर में हो रहा है। हमें ये फायदा हो रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी जो है वो एयर में रिलीज नहीं हो रही है, सही है, एक तो ये फायदा हो रहा है। लेकिन ये कैटालिटिक कन्वर्टर ये काम क्यों कर रहा है, ये बाहर जाके भी तो रिएक्ट हो सकती है, लेकिन बाहर जाके तो ये फैल जाएंगी ना, तो इनके रिएक्शन के चांसेस बहुत खत्म ही हो जाते हैं एक तरह से। लेकिन एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट के बाद ना, मतलब समझ लो एग्जॉस्ट से पहले, सॉरी नॉट बाद, एग्जॉस्ट से पहले हम गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली क्या होता है, इसमें ना कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट किस तरह से, देखो इस तरह से होता है, ये एग्जॉस्ट से पहले लग जाता है। इसके अंदर ना प्लेटिनियम कैटलिस्ट होता है, और प्लेटिनियम कैटलिस्ट प्लेटिनियम मेटल है, आप लोग सब जानते हैं, जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं। अभी जो प्लेटिनियम मेटल होता है ये क्या करता है, बेसिकली इसके जो सरफेस होता है ना प्लेटिनियम का, उस पे होते हैं माइक्रोस्कोपिक होल्स। किस साइज के, इन गैसेस के साइज के। तो वो गैसेस जो है ना इसमें थोड़ी देर के लिए ट्रैप हो जाती है। पहले तो ये निकलेंगी एग्जॉस्ट से हाई प्रेशर पे और ये बाहर निकल जाएंगी, लेकिन जब ये यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, तो इनके टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये टकरा के नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती हैं, और फिर ये गैसेस बाहर निकल जाती हैं। बस कैटालिटिक कन्वर्टर ये काम करता है कि इट डिलेज द इमिशन ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम द कार, तो वो उसको रोक के रखता है, थोड़ी देर फंस जाती हैं गैसेस वहां पे, हल्के हल्के निकलती हैं, तो इतनी देर में वो रिएक्ट हो जाती है एक दूसरे के साथ। सही है सर जी। सर कभी कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होता है चोक हो जाता है। तो देखो फिर ये इसमें सूट भी निकलता है ना, कभी कभार कार्बन के पार्टिकल्स भी निकलते हैं, तो वो प्लेटिनियम के सरफेस पे आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो हम फिर उसको कहते हैं कि वो चोक कर दिया है उसने ना, क्योंकि फिर गैसेस फंसेंगी नहीं उसमें, फिर उसके ऊपर से ही निकल जाएंगी। तो खराब तो नहीं होता, हाँ वो चोक कर जाता है। तो वो कितने टाइम तक चोक कर रहा है उसके डिपेंड करता है कि और कोई डैमेज तो नहीं हुआ हाई टेम्परेचर से। यूजुअली बहुत टाइम, लाइफ टाइम उनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अक्सर जो है अगर आपने वो प्योर प्लेटिनियम नहीं डाला हुआ, कुछ और मटेरियल लगाया हुआ है, तो अंदर आयरन है, तो वो फिर रस्ट भी कर जाता है, चोक भी कर जाता है। तो यूजुअली चोक करता है तो उसकी मेंटेनेंस हो जाती है, उसको क्लीनिंग करके दोबारा साफ कर दिया जाता है। लेकिन हर चीज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खराब तो होती है ना जी। ओके सर ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशंस इन अ कार इंजन देखो लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गाड़ी में। अच्छा, अब नाइट्रोजन, एक तो मैंने तुम्हें बताया कि सल्फर कंटेंट भी होता है पेट्रोल में, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं। एक दूसरा बड़ा रीजन ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनने का, कि वैसे एयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वही एयर में बना ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो होती है ना नाइट्रोजन, ये इनर्ट होती है बहुत, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो एयर में जो टेम्परेचर होता है वो इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन केस हाई टेम्परेचर हो तो ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है। जैसे गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है, कार इंजन एग्जॉस्ट में वेरी हाई टेम्परेचर आर इन्वॉल्व, क्योंकि जब फ्यूल जलता है तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वेरी हाई टेम्परेचर आर इन्वॉल्व।
ड्यू टू दैट हाई टेम्परेचर these react in car exhaust. तो ये रिएक्शन भी वहीं पे हो रहा होता है. हाई टेम्परेचर जो होता है it is used to break the bond between nitrogen atoms and oxygen atoms, ultimately lead to their reaction. दूसरा ये रिएक्शन जो है हमने उसमें पढ़ा था कि लाइटनिंग जब होती है, बिजली जब बादलों से गिरती है तो तब भी हो जाता है, क्योंकि वो उसका काफी स्पार्क में वोल्टेज ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो जब एयर में बिजली होती है तो तब भी ये रिएक्शन होता है. लेकिन वो एक नेचुरल चीज है, उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसको हम रोक सकते हैं जब हम मैन मेड एक्टिविटी कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशंस इन द कार इंजन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स. हाई टेम्परेचर, high temperature breaks nitrogen triple bond and nitrogen triple bond and oxygen double bond, and subsequent reaction to produce nitrogen monoxide. Given equation for the reaction involved in the removal of nitrogen monoxide from a car exhaust engine in the catalytic converter. So equation क्या है? Nitrogen monoxide and carbon monoxide in car exhaust reacts together to form nitrogen gas and carbon dioxide gas. ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन के यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो कार्बन मोनोक्साइड के भी 2 लगाना पड़ेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के भी. Right? So one of the main reasons for reducing the amount of oxides of nitrogen in the atmosphere is the contribution in the formation of acid rain. Write an equation for the formation of nitric acid from nitrogen dioxide in the atmosphere. ये अभी हमने ऊपर ही किया है कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन वाली इक्वेशन. 2 इक्वेशन हमने लिखी है ना अभी, तो उनमें से कोई एक इक्वेशन आप लिख सकते हो. जैसे एक इक्वेशन तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगी, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन भी लगाना पड़ेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. ठीक है, दूसरी इक्वेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होके नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो इन दोनों को बैलेंस करके याद कर लेना, इनमें से कोई भी लिख सकते हो. ठीक है, next is write the equation showing the catalytic role of nitrogen monoxide in the oxidation of atmospheric sulfur dioxide. ये जो कैटेलिटिक रिएक्टिविटी मैं कह रहा था, तो कैटेलिटिक एक्टिविटीज की क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कराएगी, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी. तो ये कैटेलिटिक रोल इसका बड़ा खतरनाक है. वो क्या है, तो देखो ये करती क्या है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा ये इक्वेशन इसी सीक्वेंस में लिखनी है आपको और याद भी इसी सीक्वेंस पे करनी है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगी टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सही है, तो सही है, हो गई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो एसिड रेन बन के गिर जाएगी. लेकिन जब तक बारिश नहीं हो रही ना, तब तक पता है क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कभी खत्म नहीं होती है. वो क्या करेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी एयर में टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. अभी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दोबारा आ गई, जहां से चले थे दोबारा वहीं पे आ गए. इसलिए कि जैसे कैटलिस्ट होता है ना, कि वो हम कहते हैं कि कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, या अगर पार्टिसिपेट कर भी रहा है तो अल्टीमेटली वो एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन रीजनरेट हो जाएगा, मतलब कभी खत्म नहीं होता. कैटलिस्ट जैसा है वैसे ही रहता है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी जहां से हम चले थे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से वापस वहीं पे प्रोड्यूस हो जाएगी. तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये कैटेलिटिक बिहेवियर करती है. तो अब ये बहुत टाइम तक रहेगी, तो ये अब सल्फर डाइऑक्साइड का से ही अगेन फ्यूल जल रहा है, उससे आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है एग्जॉस्ट. अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड कैटेलिटिक कन्वर्टर में हम उसका कुछ कर भी नहीं पाते हैं. ठीक है, ज्यादातर वो निकल जाती है. तो उसके लिए हमने ये किया है कि फ्यूल्स को जो है ना हम सल्फर फ्री करने की कोशिश करेंगे, सल्फर हो ना हो कि वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाए. तो उसके लिए हम डीसल्फराइजेशन ऑफ फ्यूल्स करते हैं, जो कि जैसे आपने कुछ गाड़ियों पे लिखा देखा होगा, यूरो 2 होता था पहले, फिर यूरो 4 आ गया, फिर अब यूरो 6 आ गया. गाड़ियों के अक्सर पीछे लिखा हुआ होता है ग्रीन कलर से यूरो 6. तो वो बेसिकली जितना हम सल्फर कंटेंट रिमूव कर रहे हैं फ्यूल से, डीसल्फराइजेशन कर रहे हैं, उतनी ज्यादा फ्यूल हमारी सल्फर फ्री होती जा रही है. बाकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को कैटर करने के लिए हमने वो कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाना शुरू कर दिए हैं. सही है, तो ये दोनों इक्वेशन सीक्वेंस में आपने याद रखनी है. इट
basically gives you the catalytic role of nitrogen monoxide. ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना A2 तक आगे चलता है, बार बार A2 में भी रिपीटेडली पूछता है ये। आगे कह रहा है द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कॉजेज एनवायरमेंटल डैमेज नोन एज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन अभी हमने क्वेश्चन लिखा है आपका कि फर्टिलाइजर्स वॉश अवे इन द रिवर्स, causes excessive growth of algae which leads to the death of plants due to lack of sunlight, bacterial decomposition and ultimately effect on aquatic life। सही है। अब वो वहां पे 3 मार्क्स का था, यहाँ पे 2 मार्क्स का है, कभी 4 मार्क्स का भी आया, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा बड़ा करके लिखवाया था, सारे पॉइंट्स कैटर करने की कोशिश की थी उसमें। तो आप 4 मार्क्स के लिए याद रखना, 3 मार्क्स का है तो वही लिख देना, 2 मार्क्स का है तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना, और अगर 4 मार्क्स का है तो पूरा लिख देना। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो आप बस शॉर्ट करके लिख सकते हो कि फर्टिलाइजर्स व्हेन वॉशेस अवे टू द रिवर्स लीड्स टू द एक्सेसिव algal growth known as eutrophication, and plants under the seabed dies due to lack of sunlight, and subsequent bacterial decomposition causes lack of oxygen and effect on marine life। ठीक है, तो इनमें से आप ट्राई करो, ये लिख दो। अब मैंने अभी भी पूरा बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो, अगर आपने इनमें से कोई 2 पॉइंट भी लिख दिए ना, जैसे फर्टिलाइजर वॉश अवे हुई, ठीक है, causes excessive abnormal growth, algal growth, फिर due to lack of sunlight in river bed, plants die and bacterial क्योंकि कोई भी डेड मैटर होता है उसमें बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन reduces oxygen and affects aquatic life। सही है, अब रिफ्रेश करके अपने वर्ड्स में अपने सेंटेंस बनाओगे तो ज्यादा अच्छा आपको याद रहेगा। तो रिफ्रेश करके इन आंसर्स को एक बार अपने बार लिख के याद कर लो और फिर जाके लिख देना। वैसे नए भी याद करो तो आप लोग लिख दोगे, इतना तो आपको समझ आ जाता है अब तक। Large quantities of ammonia are manufactured by Haber process. Not all of this ammonia is used to make fertilizers. Some state one large scale use for ammonia other than the production of nitrogenous fertilizers। तो अमोनिया का जो सबसे बड़ा यूज है वो है आपका क्या, फर्टिलाइजर बनाना। जी, फर्टिलाइजर बनाना सबसे बड़ा यूज है। वो कह रहा है कि कोई अदर यूज बताओ जो बड़ा हो, मतलब इम्पोर्टेंट हो, वो क्या है बताया आपने? नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड या एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी ना बहुत एक्सटेंसिवली अमोनिया यूज होता है। एक्सप्लोजिव्स हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। नाइलॉन बनाने के लिए, क्योंकि फिर हम अमाइड्स बनाते हैं ना अमोनिया से, अमाइन से फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमाइड्स बनाते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पॉलीमराइजेशन याद हो, ओ लेवल वाली, एएस में तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं है, तो उसके लिए भी अमोनिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ammonia is an important industrial chemical which is manufactured on large scale by using Haber process। Write a balanced equation। Haber process की balanced equation सब लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतनी यूज होती है इस केमिस्ट्री में, हर जगह एग्जाम्पल भी इससे दी जाती है, तो ये तो बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, give 3 essential operating conditions that are used in the Haber process same as that of the sulfuric acid। थोड़ा टेम्परेचर कम होता है इसमें, कॉन्टेक्ट हमने जो उसमें लिया था सल्फर ट्राइऑक्साइड वाले में, वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था 450। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना हम लोग ट्राई करते हैं कि इतना ज्यादा, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना एक्सोथर्मिक है। बहरहाल इस पे भी अगर तुम सेम ही याद रख लो 450 डिग्री सेल्सियस, तो जो हम लेते हैं वो रेंज में आ जाता है। और प्रेशर जो होता है वो 60 एटमॉस्फेयर, वहाँ भी 60 एटमॉस्फेयर याद किया हुआ है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यहाँ भी 60 एटमॉस्फेयर याद कर लो। इसकी भी रेंज होती है 60 से 200 एटमॉस्फेयर तक, बट 60 एटमॉस्फेयर लिख दोगे तो सही है। 60 एटमॉस्फेयर
सर और जी सर सीधा इंक्रीज इन प्रेशर नहीं लिख सकते? 60 एटमॉस्फेयर याद करना जरूरी है? वो कह रहे हैं कंडीशंस, ऑपरेटिंग कंडीशंस बतानी है। तो जब भी ऑपरेटिंग कंडीशंस कहेगा या रिएक्शन कंडीशंस कहेगा ना, तो आपने वैल्यू स्टेट करनी होती है। ठीक है, यू हैव ओके टू सर। गिव फैक्ट्स, वैल्यूज। स्टेट वन लार्ज स्केल यूज ऑफ अमोनिया, अभी तो हुआ था। अच्छा वो दूसरा पार्ट था, ठीक है। बहुत सारे नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर है, अब उसने ये तो नहीं कहा ना एक्सेप्ट फॉर फर्टिलाइजर बताओ। Ammonia may be present in a school or college laboratory by using the apparatus below. Ammonium chloride and calcium hydroxide. देखो ये अमोनियम सॉल्ट और सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हल के लिए जी। सर वो ऊपर आपने क्या लिखा था अभी कुछ देर पहले कंडीशंस के नीचे? आयरन कैटलिस्ट कंडीशंस में ही है ना, कैटलिस्ट भी यूज करते हैं ना इसमें नहीं, आयरन। रिएक्शन कंडीशन के नीचे आपने डायरेक्ट क्या लिखा था? 60 ग्रीन एटमॉस्फेयर में। प्रेशर। ग्रीन में ये मैं कह रहा हूँ कि वो ये पूछ रहे थे ना कि ये कंडीशंस की वैल्यूज लिखना जरूरी है, तो हाँ ये वैल्यू लिखना जरूरी है, ये लिखा था मैंने। इसकी ये कोई क्या लिखा आंसर है का आपने? पार्ट नहीं, वैल्यू। अच्छा, वैल्यू। अच्छा इसमें आप देखो, ये हमने ओ लेवल में रिएक्शन पढ़ा होता है कि अमोनियम सॉल्ट व्हेन हीटेड विद अल्कलीज तो दे प्रोड्यूसेस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा डेट वुड बी कैल्शियम क्लोराइड, वाटर इज H2O एंड अमोनिया गैस इज NH3। तो अमोनिया गैस इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो अमोनिया गैस बन के निकलेगी यहाँ से, वो ड्राइंग एजेंट में जाएगी, क्योंकि वाटर बना है ना वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बनता है, तो कुछ वाटर भी होगा वो उसको रोक लेंगे और यहाँ पे अल्टीमेटली अमोनिया गैस हमारे पास आके जमा हो गई। अमोनिया गैस बेसिक गैस है, सबको पता है। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। The reaction involves the displacement of ammonia from one of its compound. Give the formula of the two reactant that are heated together to produce ammonia. सही है, तो ये रिएक्टेंट लिखे हुए थे। अच्छा फॉर्मूला लिखना है इसका, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2। आई होप फॉर्मूला मेकिंग सबको आती है। कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन योर, फॉर्मूला मेकिंग पता है ना, कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH-1 होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा CaOH2। और अमोनियम आयन होता है NH4+1 और अमोनियम क्लोराइड है Cl-1, तो फॉर्मूला बनेगा NH4Cl। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन टू ऑफ योर रीजेंट्स। अब इक्वेशन तो मैंने ऊपर बनाई थी, बैलेंस नहीं किया, बैलेंस आपको करना पड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट व्हिच इज कैल्शियम क्लोराइड, water and ammonia gas। ठीक है, for balancing it you would have to write 2 over here and nitrogen ammonia 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 और 4 2 8 10 6 यहाँ पे 4 कर दो, ऑक्सीजन 2 और 2 सही हो गई बैलेंस। कॉमन डाइंग एजेंट्स include calcium oxide, concentrated sulfuric acid and phosphorus 5 oxide. Which one of these would be used in drying tower in this experiment? देखो हमारे पास जो ड्राइंग एजेंट्स होते हैं ना, वो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। इन कोबाल्ट क्लोराइड भी एज अ ड्राइंग एजेंट यूज कर सकते हैं हम लोग, और सिलिका भी यूज कर सकते हैं। ये सारे मैंने ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं ड्राइंग एजेंट्स। तो यू कैन यूज आइदर वन ऑफ दीज, लेकिन यहाँ पे तो उसने 3 चीजें लिखी हुई है ना, उसमें से चूज करना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस 5 ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट, सही है। सही। अच्छा दूसरा रीजन, सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी और ड्राइंग एजेंट भी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो किसी फॉर्मूला से H और OH निकाल के वाटर बना दे, जैसे इफ यू रिकॉल ऑर्गेनिक ओ लेवल की, जिसमें आपके पास अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल को एल्कीन बनाने के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी यूज करते हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि हम लोग फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड भी ड्राई कर सकते हैं मॉइस्चर को, लेकिन हमने
अगर अमोनिया को देखते हुए ना हमने ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड ड्राइंग एजेंट उठाना है। क्यों? यस, कैल्शियम कॉपर, ये भी हो सकता है कोबाल्ट क्लोराइड। अच्छा, सिलिका भी ना हम अवॉइड करते हैं इसमें, यहाँ पे सिलिका, अमोनिया के लिए सिलिका भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते उसको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन योर आंसर। रीजन ये है क्योंकि देखो फास्फोरस ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ अ एसिड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर एसिड, अमोनिया बेसिक है, तो दे विल रिएक्ट विद अमोनिया ना, रिएक्ट विद अमोनिया। तो अमोनिया को रिएक्शन थोड़ी कराना है, अमोनिया तो हमें अलग करके निकालनी है। वेयर एज कैल्शियम ऑक्साइड वो क्या है, बेसिक इन नेचर, और जो चीज बेसिक है वो थोड़ी रिएक्ट करेगी। कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए यहाँ पे सुटेबल ड्राइंग एजेंट है हमारे पास। सर और कोबाल्ट क्लोराइड क्यों नहीं है? कोबाल्ट क्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास इसमें से इसने इन तीनों में से पूछा हुआ है ना, फॉस्फोरिक 5 ऑक्साइड, फास्फोरस 5 ऑक्साइड और Okay. सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा ये रिपीटेड हो गया सारा। देखो ये क्वेश्चन वही है, सब कुछ हमने कर लिया है। जैसे पूछा ना, स्टेट वन वे बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंटर्स द एटमॉस्फेयर, तो सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचा कैसे? अभी मैंने बताया ना कि फ्यूल्स में, पेट्रोल में, हमारे पास गाड़ी के इंजन में जब वो जलता है तो सल्फर कंटेंट होते हैं, डीसल्फराइजेशन, इसलिए हम कर रहे हैं। तो कंबशन ऑफ फ्यूल्स, अब गाड़ी में थोड़ी जलती है फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी तो हम फ्यूल क्रूड ऑयल जलाते हैं ना, कंबशन ऑफ फ्यूल। और इसका जो नेचुरल भी है कि वोल्केनिक इरप्शन, असल में जो ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है ना वो वोल्केनिक इरप्शन से आता है, विच इज अनकंट्रोलेबल, हम कुछ नहीं कर सकते उससे रिलेटेड। Give the formula of another sulfur compound which is formed in the atmosphere from sulfur dioxide. तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होती है इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। और हमने अभी ये भी देखा था कि कौन इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकती है, ये भी है हमारे पास। Why? What are the environmental consequences of the compound you have identified into? सल्फर ट्राइऑक्साइड ने क्या कराना है, एसिड ड्रेन करानी है। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनेबल्स टू बी यूज, अभी हमने देखा ना कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसलिए यूज होता है। बाकी ये भी सल्फ्यूरिक एसिड पे ही है रिएक्शन ना। फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, कांटेक्ट प्रोसेस की बात कर रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन में हमेशा सल्फर पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सेकंड रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल होता है, उसमें हमारे पास, सॉरी सल्फ गलत लिख दिया, ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा पहले, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। और फिर हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड थर्ड रिएक्शन जो है उसने कहाँ तक बोला है करने के लिए, अच्छा जो थर्ड रिएक्शन है ना सल्फ्यूरिक उसमें, एसिड तक करना है। हाँ अब उसमें हमने 2 स्टेप्स में पढ़ा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें दिया हुआ एक ही रिएक्शन है, लेकिन आपको पता है अभी हमने बताया कि हम वाटर के साथ पहले उसको, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग डायरेक्ट वाटर में डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, जो कि हम करवा नहीं रहे होते हैं, अवॉइड करते हैं जिसको, लेकिन बन तो जाता है इससे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के पहले ओलियम बनाते हैं। अब उसने दिया हुआ एक ही रिएक्शन की जगह है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, सही है। असूलन 4 रिएक्शन देने चाहिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फिर फोर्थ तक हम यहाँ तक पहुंचते, मतलब जो थर्ड में मैंने लिखा है ना वो उसको हम फोर्थ रिएक्शन के तौर पे लिखते। लेकिन अगर उसने नहीं दिया हुआ है अब तो थर्ड और फोर्थ में से आप कोई भी लिख दो। बेटर ये है कि आप फोर्थ वाला लिखो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है ना हमने, उसने हमें कहा हुआ होगा कहीं के सल्फ्यूरिक एसिड तक आपने काम करना है। सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर इस रिएक्शन में तो बन नहीं रहा ना ओलियम वाले, तो फिर मैं ये वाला थर्ड लिखूँ, जिसको मैंने 4 बोला है उसको मैं थर्ड प्लेस पे लिखूंगा। लेकिन अगर 4 रिएक्शन दिए हुए हों
तो आप ओलियम वाला पहले लिखोगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड वाला लास्ट। रिएक्शन कंडीशन अभी हमने देखी 450 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। प्रेशर जो होता है हमारा 60 60 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। वो हेबर प्रोसेस का प्रेशर है। इसका प्रेशर में जो है ना हम लीनियंसी रख सकते हैं, ठीक है, वहां पे नहीं रख सकते। तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग क्या कहते हैं, अपना 5 एटमॉस्फेयर भी रखा होता है, कहीं 10 भी रखा होता है, कहीं 10 से ऊपर भी रखा हुआ होता है, सही है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं करते, लेकिन अगर आप 60 लिख भी दोगे तो कोई इशू नहीं। और कैटलिस्ट इसका क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, वेनेडियम 5 वेनेडियम 5 ऑक्साइड समथिंग। या वेनेडियम पेंटॉक्साइड, 5 ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, पेंटॉक्साइड भी कह सकते हैं। दिस इज वेनेडियम फाइव ऑक्साइड। लार्ज स्केल यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अमोनिया फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी सल्फ्यूरिक Sir, एसिड आपका कार बैटरीज में भी बैटरीज यूज में भी तो यूज होता है। जी, लेड एसिड बैटरीज जो होती है ना, कार की जो बैटरी होती है उसको लेड एसिड बैटरी कहते हैं, तो उसमें भी यूज होता है, या कार बैटरी लिख दो आप, सही है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक अच्छा यूज ना पिकलिंग भी होता है। पिकलिंग इज मेटल जब बनता है ना, तो शीट्स बनती है मेटल की दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, तो मेटल की सरफेस ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें से गंदगी हटाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं मेटल पिकलिंग, पिकलिंग के लिए भी यूज होता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड डिटर्जेंट्स और एक्सप्लोजिव्स में भी यूज होता है, डिटर्जेंट्स में भी यूज होता है। अच्छा, अमोनिया डिटर्जेंट में यूज नहीं होता, बच्चे समझते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया के सारे एक जैसे ही यूजेस हैं। डिटर्जेंट्स में अमोनिया यूज नहीं होता, एक्सप्लोजिव्स में अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड दोनों यूज होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों यूज होते हैं, लेकिन बैटरी के एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अमोनिया नहीं होता है। और डिटर्जेंट्स में अमोनिया यूज नहीं होता है। ठीक है। Most of the sulfur that is used in the contact process is recovered from sulfur compounds present in crude oil and natural gas by using Claus process. In this process, about 1/3 of the hydrogen sulfide present in the oil, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं ना फ्यूल में, जब वो जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसने ये इक्वेशन दे भी दिया है हमें, कह रहा है बैलेंस द इक्वेशन, तो इस Sir? इक्वेशन को बस बैलेंस करना है जी। सर हम कंडीशन 2 लिखना भूल गए। गिव 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन दैट आर यूज्ड इन सेकंड स्टेज। इसका आप प्रेशर लिख दो, 10 एटमॉस्फेयर होता है। ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करो नीचे वाली इक्वेशन को, तो दिस इज अराउंड दिस, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा है। Sulfur dioxide form is then reacted catalytically with the remaining H2S, producing sulfur and water. What are the oxidation number of each of the sulfur containing substances? तो वो हमने redox में पढ़ा है निकालने के लिए। जैसे सल्फर में यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ये निकालना, दिस इज -2, इट इज +4 और यहाँ पे 0। Which substance is reduced? Explain your answer. तो सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है और यहाँ 0 ही है। This is increase in oxidation state. तो increase in oxidation state is sulfur basically, ये तो फिर हमारा अच्छा +1 -2, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर +4 है और ये 0 है, तो यहाँ डिक्रीज हुआ है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली रिड्यूस हुई है, H2S ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है, तो SO2 रिड्यूस्ड हुआ है। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट of sulfur in SO2 decreased. Got it? Yes, sir. ठीक है, बाकी क्वेश्चन को ट्राई करना आगे जरा, वो कैटालिटिक कन्वर्टर वाला, ये व्हीकल्स वाला, एसिड रेन वाला, और इसके पेपर 2 आई थिंक यू शुड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। कोई इतना अब कोई ऐसी नई चीज नहीं आएगी, सब वही चीजें हैं।
तो इनको जरा पेपर 2 थोड़े से क्वेश्चन है आगे करो। पेपर 1 भी आप करो ना, इसका हैंड आउट भेजा हुआ है मैंने, भेज देता हूँ चलो यस क्लास सर, के बाद। भेजा हुआ है। भेजा हुआ है, आप इसका पेपर 1 भी करो, पेपर 2 भी करो। अगर तो कोई क्वेरीज नहीं होती हैं आप लोगों के पास तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक जो है वो रिवीजन पे